लेजर्स जो ठोस पत्थरों के दो टुकड़े कर दें, अकूस्टिक चैम्बर्स जो दूसरे ग्रहों से संपर्क को मुमकिन बनाते हैं, और ऐसा आर्किटेक्चर जिसे डिजाइन किया गया कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने के लिए। क्या ये सभी हमारी अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के नाटकीय उदाहरण हैं, या उदाहरण हैं प्राचीन इतिहास की अभूतपूर्व कामयाबी के? इन विशाल घनाकार पत्थरों को पहाड़ों से काट कर अलग करने का सिर्फ एक ही जरिया है, किसी ऐसे लाइट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जो पत्थरों को भी पिघला सके। इन टेम्पल्स का इस्तेमाल देवताओं से संपर्क साधने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने की टेक्नोलॉजी के रूप में होता था। कुछ लोग इसे पृथ्वी पर रहने वाली सभ्यताओं की मदद का उदाहरण मानते हैं जो उन्हें मिली थी एंशिएंट एलियन से। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? क्या इस बात के सबूत इस ग्रह के प्राचीन इंजीनियर्स के कंस्ट्रक्शन मेथड्स की जांच से जुटाए जा सकते हैं? वो कौन थे? वो यहां क्यों आए थे? और वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करते हैं एलियंस एंड एंशिएंट इंजीनियर्स। दक्षिण अमेरिका का एक देश पेरू। यहां खड़े हैं एंडीज माउंटेन्स। ऊंचाई समुद्र तल से 9000 फुट ऊपर। इस इलाके को इंका सभ्यता पवित्र घाटी कहती थी। इसी जगह पर मौजूद है एक प्राचीन शहर ओयांटेटाम्बो के खंडहर। मंदिर और किला दोनों के रूप में प्रयोग किए गए ओयांटेटाम्बो के बारे में मुख्य धारा के इतिहासकारों का मानना है कि इसे करीब ईसा पूर्व सन 1440 में इंका शासक पाचाकुटी ने बनवाया था। मगर कुछ विद्वानों का मत है कि ओयांटेटाम्बो को एक और बेहद प्राचीन शहर के खंडहरों की नींव पर बसाया गया है। मेरे पीछे के इस दरवाजे को गेटवे ऑफ गॉड्स कहा जाता है और इसका निर्माण इंका के यहाँ आने से लगभग हजारों साल पहले हुआ था। इसे बनाने वाली सभ्यता को हम उड़न पांचा कहते हैं। उन्हें ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम नहीं जानते थे कि वो कौन थे, कहां से आए थे और फिर कहां चले गए। इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि ओयांटेटाम्बो की शुरुआती हिस्से ज्यादा नहीं तो कम से कम 12,000 साल पुराने तो हैं ही। अपनी रिसर्च से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसे दरअसल अराक सिविलाइजेशन ने बनाया था। अराक लोग उतने ही प्राचीन हैं जितने कि हम एडम या पहले इंसानों को मानते हैं। लेकिन पृथ्वी के शुरुआती इंसान ने ऐसे हैरान कर देने वाले स्टोन वर्क को कैसे अंजाम दिया? कैसे उन्होंने इन विशाल इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स को इतनी बारीकी से एक साथ जोड़ दिया? या कैसे उन्होंने इतने बेहतरीन बांधों और इरिगेशन सिस्टम्स की रचना की जो आज भी काम कर रहे हैं? पर कैसे उन्होंने 50 टन से भी ज्यादा वजनी ग्रेनाइट की विशाल चट्टानों को यहां लाकर तराशा होगा? ओयांटेटाम्बो एक पहाड़ी इलाका है। ये खास तौर पर इसके निर्माण में इस्तेमाल किए बेहद विशाल ब्लॉक्स के लिए मशहूर है। मुख्य रूप से उन ब्लॉक्स के लिए जो इस पहाड़ के सबसे ऊंचे पॉइंट पर सबसे ऊंचाई पर पाए गए हैं। यहाँ 6 ब्लॉक्स को एक सीधी लाइन में लगाया गया है और इन्हें किसी दूसरे पहाड़ से यहां तक लाया गया था जहां के ये हैं सपाट मैदान। उफनती हुई नदी के पार इन्हें यहां लाया गया। अब जाहिर है कि सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ ये नहीं है कि इन्हें कैसे तराशा गया, बल्कि ये भी कि इन्हें उतनी ऊंचाई तक कैसे लाया गया। लाल ग्रेनाइट पत्थर की ये 6 जॉइंट स्लैब्स यहाँ हजारों साल से खड़ी हैं और प्राचीन लोगों की खूबसूरत इंजीनियरिंग की ओर इशारा कर रही हैं।
बड़े भूकंप आने पर भी ये शिम्स ऊपर नीचे होकर भूकंप के झटके को झेल सकती है। इसी वजह से ये विशाल स्लैब्स आज तक अपनी जगह पर खड़ी हुई है। उनके पास कई वजनी टन इन पत्थरों को बेहद सफाई के साथ एक साथ फिट करने की क्षमता थी। इसके बीच में एक बाल बराबर की जगह भी नहीं है और ये बेमिसाल कारीगरी घंटों पसीना बहाकर हासिल नहीं की गई। ये तो बस एक बेजोड़ टेक्नोलॉजी है। मुख्य धारा के पुरातत्वविद दावा करते हैं कि इस सघन कठोर ग्रेनाइट को पत्थरों और तांबे के औजारों से काटा और तराशा गया था, मगर उन औजारों के अवशेष कभी भी इस जगह पर नहीं पाए गए और ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि इन विशाल पत्थरों को एक साथ किस चीज से जोड़ा गया। शायद इन्हें किसी अज्ञात एनर्जी की मदद से चिपकाया गया। ऐसा लगता है जैसे दो पत्थरों को एक साथ जोड़कर इन पर किसी किस्म की हाई रेडिएशन बीम या लेजर डाली गई हो, जिसने इन पत्थरों को एक साथ चिपका दिया। इसके बाद इसी तरह तीसरे पत्थर को चिपकाकर एक और जोड़ बनाया गया। अब ये कोई नहीं बता सकता कि उनके पास इस तरह के हाई हीट सोर्स बनाने की काबिलियत कैसे थी और कैसे उन्होंने इन पत्थरों को इस पेचीदा डिजाइन में सजाया। नजदीक ही प्राचीन शिल्पकारों की रहस्यमय कला के और ज्यादा सबूत मिले हैं। यह है कंडोर का टेम्पल। यहां द वॉल ऑफ लिविंग रॉक मौजूद है, जहां से ज्वालामुखी पत्थर से विशाल स्लैब्स को काटकर निकाला गया था। कंडोर का ये टेम्पल काफी जिज्ञासा पैदा करता है, क्योंकि यहाँ हमें पत्थरों के विशाल घनाकार सेक्शंस मिलते हैं जो ज्वालामुखी हैं और बेहद सख्त हैं, और उन्हें पहाड़ से इतने सफाई के साथ निकाला गया है कि उनकी सतह पर एक स्क्रैच तक नहीं है और इनके किनारे भी पैने नहीं हैं। ये गोलाई में है। कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे किया गया होगा। ये रॉक सरफेस खुरदुरे लगते हैं, मगर जब हम इन्हें छूते हैं तब एहसास होता है कि ये बाथरूम मिरर जितने ही स्मूथ है। इसका मतलब यहाँ किसी विट्रिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ है, और जहां से इन पत्थरों को काटा गया है वहां तली में हम ये क्रिस्प क्रॉस पैटर्न देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से असल में ये आरी के निशान है। मेरे लिए तो ये पैटर्न एशियन मशीनिंग का पुख्ता सबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राचीन औजारों से काम मुमकिन ही नहीं है। ओयांटटाम्बो का ज्यादातर हिस्सा एंडेसाइट यानी ज्वालामुखी पत्थरों से बना है, और एंडेसाइट को काटने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो इससे भी ज्यादा हार्ड हो। डायमंड ये काम कर सकता है, मगर पाषाण युग में ऐसा कोई औजार नहीं था, तो ये जरूर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टूल का करिश्मा होगा। शायद ओयांटेटाम्बो को बनाने वाले प्राचीन बिल्डर्स को अपने औजार सचमुच दूसरी दुनिया के प्राणियों से मिले हों। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का भी यही मानना है। हालांकि इस बात के सबूत एंडीज माउंटेन्स में बनाए गए शुरुआती मिथ से भी जुटाए जा सकते हैं। उनमें प्राचीन पूर्वजों या कहिए फाउंडर्स को भाई बहन माना गया है, और कहा गया है कि ये सूर्य के बच्चे हैं जिन्हें सूरज देवता ने भेजा था। ये रहस्यमय प्राणी पृथ्वी पर ऐसी चीज लेकर आए थे जिसे गोल्डन वेज कहा गया। क्या ये गोल्डन वेज किसी किस्म का हैंड हेल्ड डिवाइस था जो पत्थरों को काटने के साथ साथ शायद उन विशाल ब्लॉक्स को उनकी जगह पर भी पहुंचा सकता था? अगर सूर्य के वंशजों ने गोल्डन वेज का इस्तेमाल किया था, तो क्या वो वाकई कोई हाईटेक डिवाइस था जो चट्टानों को काटने और उनको उठाने के काम आता था, और जो शायद दूसरी दुनिया के लोगों ने उन्हें सौंपा था? सच तो यह है कि ओयांटेटाम्बो से जुड़े हुए गोल्डन वेज की इस अनोखी कहानी ने ही मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि हजारों साल पहले यहाँ किसी किस्म की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी को अंजाम दिया गया था, और दूसरी दुनिया की ये जटिल एलियन टेक्नोलॉजी उन शानदार अजूबों को मुमकिन बनाने के लिए इस्तेमाल हुई थी जो आज हमें ओयांटेटाम्बो के रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह ये बात समझ नहीं आती कि 50 टन वजनी पत्थरों को खड़े किनारों वाली चोटी पर ले जाकर
किले की दीवारों में कैसे तब्दील किया गया। ऐसे कामों को तो बिना किसी क्रेन्स, लिफ्ट्स और बड़े बड़े तख्तों के बिना करना तो नामुमकिन सा लगता है। विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक एंटी ग्रेविटेशनल डिवाइस या फिर किसी ट्रैक्टर बीम की जरूरत होगी। इसीलिए कुछ लोग इसे पृथ्वी पर रहने वाली सभ्यताओं की मदद का उदाहरण मानते हैं, जो दरअसल उन्हें मिली थी एंशिएंट एलियन से। सेंट्रल मैक्सिको सिटी से करीब 56 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में यहाँ के हाईलैंड्स प्लेटो में मौजूद है टियोटिहुआकान के प्राचीन शहर की विशाल आर्कियोलॉजिकल साइट। ये शहर ईसा पूर्व करीब सन 100 में बना था और 7वीं-8वीं सदी तक इसने अपना वजूद बनाए रखा। टियोटिहुआकान प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जहां कभी 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। इस शहर में एंटर करते ही आप इसकी आधुनिक रचना को देखकर दंग रह जाते हैं। यहाँ मीलों लंबा रास्ता है जिसे स्ट्रीट ऑफ द डेड कहते हैं। इसके साथ साथ विशाल सेरेमोनियल आर्किटेक्चर भी बने हुए हैं, जिनमें से कुछ तो अब तक बनाई गई सबसे बड़ी इमारतों में शुमार हैं। विद्वानों के हिसाब से टियोटिहुआकान की ये एडवांस्ड डिजाइन इशारा करते हैं कि प्राचीन बिल्डर्स को न सिर्फ आर्किटेक्चर की पूरी जानकारी थी, बल्कि उन्हें पेचीदा मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस का भी ज्ञान था। ऊपर से देखने पर शहर की बनावट हैरत अंगेज ढंग से किसी कंप्यूटर सर्किट बोर्ड जैसी लगती है, जिसमें 2 लार्ज सर्किट्स लगे हों, एक सन पिरामिड और दूसरा मून पिरामिड। शोधकर्ताओं का मानना है कि इनमें और मिस्र के विशाल पिरामिडों में काफी समानता है। जब हम इसके निर्माण को देखते हैं तो हमें उसी मैथमेटिक्स के इस्तेमाल का पता चलता है जो ग्रेट पिरामिड और गीजा प्लेटो के आसपास मौजूद पिरामिड्स में इस्तेमाल किया गया है। गीजा में खुफू का ग्रेट पिरामिड और टियोटिहुआकान का सन पिरामिड, दोनों का बेस करीब करीब एक जैसा ही है, लगभग 750 स्क्वायर फुट। सन पिरामिड का बेस पेरीमीटर उसकी ऊंचाई का 4 पाई टाइम्स है और गीजा में ये ऊंचाई का 2 पाई टाइम्स है। तो साफ तौर पर सन पिरामिड की ऊंचाई गीजा पिरामिड के मुकाबले उसकी ठीक आधी है। टियोटिहुआकान को एक खास ढांचे के हिसाब से बनाया गया है। सन टेम्पल, मून टेम्पल और क्विट्ज़कोटल टेम्पल को ओरायन की बेल्ट जैसी बनावट दी गई है। यह ठीक वैसी ही फॉर्मेशन है जिसे गीजा प्लेटो के पिरामिड्स में अपनाया गया है। क्या टियोटिहुआकान और गीजा के डिजाइन और बनावट में ये अद्भुत समानताएं एलियन विजिटर्स के प्रभाव की देन है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का तो यही मानना है। जब भी हमें एक जैसे पिरामिड कॉम्प्लेक्सेस दिखते हैं, जैसे कि टियोटिहुआकान और गीजा के पिरामिड कॉम्प्लेक्सेस, तो हम सोचने लगते हैं कि हाँ, इन विशाल ढांचों के पीछे एक जैसे बिल्डर्स, सेम डिजाइनर्स और एक जैसी सोच है। लेकिन टियोटिहुआकान की सबसे बड़ी पहेली उस वक्त सामने आई जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ के कई स्ट्रक्चर्स में माइका के बेतहाशा इस्तेमाल की जानकारी मिली। ये वो खनिज है जो सिर्फ यहाँ से 3000 मील दूर ब्राजील में पाया जाता है। ये यहाँ के सभी इमारतों में पाया गया है, जैसे कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, टेम्पल्स और रोड्स के साथ साथ हर जगह मौजूद है। शायद माइका की ये शीट्स हजारों मील दूर से यहाँ लाई गई हैं, शायद ब्राजील से, वही सबसे नजदीकी सोर्स है। मगर इसका इस्तेमाल क्यों किया गया? जाहिर है सजावट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कहीं दिखाई नहीं देती। माइका में कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसे एक अव्वल दर्जे का इंसुलेटर बनाती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन को रोकता है। ऊंचे तापमान पर भी ये अच्छी तरह टिका रहता है, इसलिए इसे फर्नेस और ओवन की विंडोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पारदर्शी है, आप इसके पार देख सकते हैं। साथ ही ये तापमान और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस को भी सह सकता है।
तो इसीलिए इसके इस्तेमाल के पीछे उनके पास कोई ठोस और वाजिब वजह जरूर रही होगी, और जो संभावित वजह नजर आती है वो ये है कि ये उनकी किसी तरह की टेक्नोलॉजी का हिस्सा रहा होगा। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक अंडरग्राउंड चेंबर में माइका क्रिस्टल्स का विशाल भंडार भी मिला है, और इसके साथ ही उन शाफ्ट्स में भी जो एवेन्यू ऑफ द डेथ के ठीक नीचे आगे की ओर बढ़ती है। माइका चैम्बर से एक अंडरग्राउंड शाफ्ट सन पिरामिड के दिशा में आगे बढ़ती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस माइका चेंबर में किसी तरह का एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस हो, ऐसा पावर प्लांट जो किसी दूसरे पिरामिड्स तक भी एनर्जी पहुंचाता हो। ऐसा हो सकता है। टियोटिहुआकान और गीजा के पिरामिड्स में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों के अंदर ही चेम्बर्स बने हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ग्रेट पिरामिड अपने आप में ही बेहद विशाल माइक्रोवेव जनरेटर थे जो सचमुच सैटेलाइट तक बीम भेजते थे या किसी स्पेसक्राफ्ट या इंस्टॉलेशन को पावर सप्लाई करते थे। हो सकता है कि टियोटिहुआकान में भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो। अगर सन पिरामिड सचमुच पावर जनरेट करने के लिए डिजाइन किए गए थे, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं, तो क्या ये माइका लाइन, चेम्बर्स और शाफ्ट्स पूरे शहर के लिए किसी इंटरकनेक्टिंग पावर ग्रिड की तरह काम करते थे, या फिर माइका के इस्तेमाल के पीछे शायद कोई दूसरा बड़ा मकसद था, जैसे कि सुरक्षा? नासा अपने कई क्राफ्ट जैसे कि स्पेस शटल में माइका का यूज गर्मी कम करने के लिए करता है। स्पेस शटल की तली में माइका की लाइन लगी होती है ताकि ये लौटते वक्त पैदा होने वाली जबरदस्त गर्मी के लिए परफेक्ट डिफ्लेक्टर का काम कर सके। क्या टियोटिहुआकान में पाए गए माइका ने भी कवच बनकर प्राचीन लोगों को एंशिएंट रॉकेट के स्टार्ट होने से पैदा हुए ब्लास्ट से बचाया होगा, या फिर स्पेसक्राफ्ट से निकलने वाले किसी रेडिएशन से? लेकिन अगर टियोटिहुआकान के प्राचीन बिल्डर्स माइका को ऊर्जा पैदा करने और रेडिएशन से बचाव के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उनके पास ये अव्वल दर्जे की इंजीनियरिंग और निर्माण दक्षता आखिर आई कहां से? टियोटिहुआकान में मौजूद शुरुआती व्याख्याएं बताती हैं कि देवता आसमान से जहाजों और पंखों वाले विशाल सांपों पर बैठकर आए थे। इसी तरह की अलौकिक घटनाएं यहाँ हुई थीं। माना जाता है कि प्राचीन इजिप्शियन पिरामिड्स की तरह ही टियोटिहुआकान को भी देवताओं ने ही बनाया था, और देवता स्वर्ग से ऐसे क्राफ्ट में बैठकर उतरे थे जिनकी तुलना हम मौजूदा रॉकेट शिप से कर सकते हैं। जरूर उन बिल्डर्स ने यह सारी खुफिया जानकारी खुद देवताओं से हासिल की थी। इन सभी प्राचीन जगहों में एक बेहद दिलचस्प समानता है। वो ये है कि यहाँ देवताओं के जन्नत से आने और वापस लौट जाने की बातें कही गई हैं। ये मुमकिन है कि इन्हें लैंडिंग साइट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो। काफी हद तक ये भी संभव है कि टियोटिहुआकान के निर्माण के लिए जरूरी ज्ञान भी एलियन से ही लिया गया था। भारतीय गणतंत्र जो मौजूद है दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में, इस देश के दक्षिणी हिस्से में विजयनगर नाम के विशाल टेंपल कॉम्प्लेक्स के खंडहर मौजूद हैं, जिसका मतलब है जीत का शहर। किसी जमाने में यह शहर भारत के सबसे शक्तिशाली और विशाल हिंदू साम्राज्य की वैभवशाली राजधानी थी। माना जाता है कि विजयनगर को ईसवी 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। हालांकि कई तथ्य बताते हैं कि यह शहर इससे भी काफी पुराना है। असल में हिंदू कथाओं के अनुसार महान प्राचीन राजा राम अपने वानर मित्र और देवता हनुमान से यहीं विजयनगर की एक गुफा में मिले थे। इस हिसाब से इस शहर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। दक्षिण भारत के इस इलाके में लाखों वर्षों से इंसानी चहल पहल गूंज रही है। निश्चित तौर पर विजयनगर अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसलिए यहाँ सभ्यताएं इसके अस्तित्व से भी पहले से करवटें ले रही होंगी। विद्वानों के मुताबिक विजयनगर के मंदिर
उन प्राचीन जियोमेट्रिकल और मैथमेटिकल फार्मूलों से बनाए गए थे जो सिर्फ वास्तुशास्त्र में दर्ज है। ये डिजाइनिंग की परंपरागत हिंदू प्रणाली है जो अलाइनिंग आर्ट और आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसे विकसित किया गया है 5 मूल तत्वों के आधार पर: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। वास्तु आर्किटेक्चर सबसे अनोखा है क्योंकि इसके आधार पर बनने वाले ढांचे पृथ्वी और ब्रह्मांडीय शक्तियों से आपस में जुड़े होते हैं। जब हम किसी ढांचे को खड़ा करते हैं तो चाहते हैं कि वो पृथ्वी से अच्छी तरह जुड़ा रहे। अगर आप सोचकर देखें तो पृथ्वी अंतरिक्ष के नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है और सोलर सिस्टम स्पेस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। असल में ये एक ही नर्वस सिस्टम है। इसी के जरिए पृथ्वी खुद भी बाकी के ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है और इसी नर्वस सिस्टम की मदद से ये ऊर्जा को ग्रहण करती है और छोड़ती भी है। और ये मंदिर इस बात को अच्छी तरह समझाते हैं। हो सकता है कि ये खाली जगहें उस टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल होती रही हों जिससे इंसानी चेतना की गहराई में उतरा जा सके और देवताओं से संपर्क साधा जा सके। वास्तु आर्किटेक्चर के जन्म के तार प्राचीन भारतीय संगम साहित्य के एक पौराणिक देवता ममुनी मायन से जुड़े हैं, जिनका जन्म करीब 10 से 12 हजार वर्ष पहले हुआ था। लेकिन ये रहस्यमयी प्राचीन देवता कौन थे और क्या थे? हिंदू मान्यताओं के अनुसार ममुनी मायन को विश्वकर्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है, जो सृजन के देवता हैं। वो ईश्वर जिसने विश्व के इस नायाब और पवित्र आर्किटेक्चर को बनाया है और इसे तराशा है। पर जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स कहते हैं कि जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, कहीं वो असल में एलियन तो नहीं थे। जवाब में शोधकर्ता विजयनगर में चारों तरफ मौजूद प्राचीन वास्तु मंदिरों के पत्थरों पर तराशे गए सबूतों की ओर इशारा करते हैं। विजयनगर को एक ऐसा शहर माना जाता था जहां लोग देवताओं के संपर्क में थे। कहा जाता है कि खुद देवता भी यहाँ रहते थे। खुद शिवजी और श्री राम। यहाँ ऐसी कई मूर्तियां हैं जो विष्णु के अलग अलग रूपों को दर्शाती हैं। इनके कई रूपों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कहीं एलियन गॉड तो नहीं। ये स्टैचूज आज भी विजयनगर के मंदिरों में रहस्य की चादर ओढ़े चुपचाप खड़े हैं। पौराणिक गाथाओं और कहानियों के हिसाब से ये एक बेहद पवित्र स्थान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विष्णु के अवतार राम, जो खुद एक देवता हैं, वो इस जगह आए थे। तभी से ये जगह इतनी पवित्र मानी जाती है। हिंदू देवताओं की सही पहचान के पुख्ता सबूत प्राचीन हिंद महाकाव्यों में ढूंढे जा सकते हैं। महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक महाकाव्यों और पवित्र वेदों में कई बार इस बात का भी जिक्र आता है कि देवता अलग अलग आकार और बनावट के उड़ने की चीजों का इस्तेमाल करते थे। प्राचीन वैदिक साहित्य में विमानों का जिक्र किया गया है जो एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट थे। देवता उन पर बैठकर उड़ते थे और विमानों के कंस्ट्रक्शन का जिक्र महाभारत और दूसरी प्राचीन किताबों में बड़ी बारीकी के साथ किया गया है। ये किताबें आज भी हमारे पास मौजूद हैं। विजयनगर में ट्रेडिशनल हिंदू वास्तु आर्किटेक्चर मौजूद है। वहाँ स्टोन टेम्पल्स हैं जिनका आकार कॉनिकल है, मतलब त्रिकोण है। देखा जाए तो आर्किटेक्चर भी अपने आप में एयरशिप, रॉकेट्स या स्पेसशिप की कॉपी ही है, जिन्हें वो विमान कहते थे। विजयनगर में वास्तु टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था और वास्तु टेक्नोलॉजी फ्लाइंग व्हीकल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती रही है। इसका इस्तेमाल वेपन्स बनाने में भी किया जाता है। हो सकता है इससे वो ऊर्जा भी पैदा की जा सके जो स्पेसशिप को पावर दे सके।
उन विमानों को आज हम कहते हैं स्पेस शटल, फ्लाइंग मशीन्स। आजकल हम अलग अलग तरह के स्पेस शटल बनाते हैं। एक रशियन स्पेस शटल अमेरिकन स्पेस शटल की तरह दिखाई नहीं देती। इसी तरह प्राचीन भारत में भी अलग अलग तरह के विमानों का जिक्र मिलता है, पंखों वाले, लाइट्स वाले भी, यानी हर तरह के विमान। और इन विमानों से उनके देवता बाहर आते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दक्षिण भारत के लोगों को ऐसी एडवांस्ड बिल्डिंग टेक्निक सिखाई गई हो जिनसे जबरदस्त कॉस्मिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सके? अगर ऐसा था तो जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं, कहीं उन्हें ये ज्ञान दूसरी दुनिया से जुड़ने के लिए तो नहीं दिया गया? शायद विजयनगर भी इस ग्रह पर मौजूद उन शहरों में से एक है जिनका निर्माण एलियन गॉड्स ने किया था। ये उन प्राचीन शहरों के नेटवर्क का एक हिस्सा है जिनमें वो विशाल पत्थरों के शहर शामिल हैं जो दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड्स, भारत और मिस्र, अफ्रीका और दूसरे मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। ये उनके बेहद खास शहरों में से एक था जिसे हजारों साल पहले बनाया गया था। मिस्र में मौजूद लक्सौर। यहाँ नील नदी के पूर्वी किनारे के साथ साथ विशाल कार्नेक टेम्पल कॉम्प्लेक्स के आर्कियोलॉजिकल अवशेष मौजूद हैं, जो ईसा पूर्व सन 3200 में बने थे। इसके कई विशाल ढांचों में ग्रेट हॉल्स, ओबेलिक्स और एवेन्यूज ऑफ स्फिंक्स शामिल हैं। कार्नेक की खूबसूरती मिस्र के प्राचीन बिल्डर्स की कई पीढ़ियों की कामयाबी को दर्शाती है। जब कोई लक्सौर में घूमने जाता है और कॉर्नेट के टेम्पल्स देखता है तो लंबे पिलर्स, विशालकाय ऑबलिस्क्स दिखाई देते हैं। इस इलाके के बारे में सबसे शानदार बात यह है कि ये उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां 30 से ज्यादा फेरोज ने इसके इस विशाल आकार को मुमकिन बनाया और हजारों सालों के ज्ञान को यहां जिंदा कर दिया गया। सदियों तक आर्कियोलॉजिस्ट और बुद्धिजीवियों के लिए कार्नेक शुरुआती मानव की शानदार टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी के बेहतरीन उदाहरणों में से एक था। पर क्या इन बेमिसाल स्मारकों को बनाने में इस्तेमाल की गई कंस्ट्रक्शंस टेक्निक्स एक और चीज की ओर इशारा कर रही है? वो चीज जो पृथ्वी से बाहर की है। जब हम इन हायरोग्लिफ्स को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि ये कितने खूबसूरत हैं और इन्हें कितनी सावधानी से बनाया गया है। इनमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी को बेहद सटीकता के साथ इस्तेमाल किया गया है जो लाजवाब है, और गौर से इन्हें देखने पर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। जानकारों का मानना है कि एडवांस्ड मशीनिंग के सबसे प्रभावशाली सबूतों को कार्नेक के ऊंचे 4 साइडेड टेम्परिंग मॉन्यूमेंट्स में ढूंढा जा सकता है, जिन्हें ओबेलिस्क कहते हैं। ओबेलिस्क की चारों साइड्स में एक जैसी इंस्क्रिप्शन बताई गई है और ये हूबहू एक जैसी है। इन्हें खूबसूरती से काटा गया है और इस लाल ग्रेनाइट पत्थर में हायरोग्लिफ्स को बहुत ही बारीकी से उभारा गया है। अगर आज हम इन्हें देखते हैं तो लगता है इन सभी चीजों को तराशने में मशीनों का इस्तेमाल हुआ होगा। जैसे देखिए, यहाँ स्लॉट्स हैं जो कि सिर्फ 14 इंचेस चौड़े, आधा इंच गहरे थे। इनके अंदर झांकने पर पता लगता है कि इनके निचले हिस्से को किसी रोटेटिंग टूल से बनाया गया है। उस टूल को अंदर पंच करके बाहर निकाल कर नीचे लाकर फिर से पंच करते होंगे। इंसानी हाथ चाहे जितनी भी महारत हासिल कर लें, इन्हें कभी नहीं बना सकती। चाहे खुद टूल के निशान हो, उनकी सटीकता, गहराई और यहाँ इन्हें जो गोलाई दी गई है, ये काम सिर्फ हाथों से नहीं हो सकता। इनमें से कुछ तो इतनी कुशलता से तराशे गए हैं जिसके लिए मशीन टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और वो टूल किट जो हम मानते हैं कि प्राचीन इजिप्शियंस के पास रही होगी, उनके इस्तेमाल से इस तरह के नतीजे देना किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं है। कई बुद्धिजीवियों को लगता है कि कार्नेक में मौजूद ओबेलिस्क की बारीकी में मौजूदा 21वीं सदी की कुशलता की झलक मिलती है। कुशलता ही खूबी है जिस पर हमारी सभ्यता की नींव खड़ी है। इंच के 20,000वें हिस्से में
या फिर इंच के 1000वें हिस्से में कुछ बनाना आजकल काफी आम बात है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे उपकरण और कुशलता मौजूद है। लेकिन प्राचीन निर्माणों में हम ऐसे उपकरण और कुशलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर आप रैमसेस स्टैचू को देखें तो ये इतना परफेक्ट है कि आप हैरान रह जाएंगे कि उस जमाने के औजारों से इसे कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि आज भी हम इन्हें ऐसा सिर्फ मशीनों से ही बना सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन टूल्स की मदद से उन्होंने वो कैसे बनाया जो उन्होंने बनाया है, जिन्हें हम आमतौर पर मानते हैं कि इजिप्शियन टूल बॉक्स का हिस्सा रहे होंगे, जैसे कि तांबे, पत्थर और लकड़ी की हथौड़ी और स्टोन बॉल्स। लेकिन अगर, जैसा कि कई इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि प्राचीन बिल्डर्स के पास आधुनिक औजारों जैसा कुछ भी नहीं था, तो ये इन स्मारकों को इतने सटीक मैथमेटिकल प्रिसीशन के साथ कैसे बना पाए? शायद इसका जवाब प्राचीन स्कल्पचर्स के नमूने और आधुनिक तरीकों से बनाए गए स्कल्पचर की तुलना से मिल सकता है। हम इस एल्यूमिनियम मॉडल की तुलना कर सकते हैं। इसके चेहरे में नीचे की ओर जाने वाली गोलाई और इजिप्ट में मौजूद कॉर्निक स्टैचू के चेहरे में नीचे की ओर जाने वाली गोलाई को देखिए, और टूल मार्क्स को भी। यहाँ आईब्रोज के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ एक निशान है, जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने किस तरह के टूल्स या किस शेप वाले टूल्स को यूज किया होगा। वो एलिमेंट्स को इस मशीनिंग और प्राचीन स्टैचू को एक जैसा बताते हैं, जिनमें ना सिर्फ सिमेट्री शामिल है बल्कि उनके साथ ज्योमेट्री और कुशलता भी है, और टूल मार्क्स भी। और तीनों एलिमेंट्स आधुनिक मशीनिंग और प्राचीन कारीगरी में मौजूद हैं। हाथों से इसे अंजाम देना बूते से बाहर की चीज है, बिना किसी मैकेनिकल असिस्टेंट के। मुझे तो यह नामुमकिन ही लगता है। पर अगर रैमसीज स्टैच्यू पर दिखाई देने वाले टूल मार्क्स मॉडर्न मेथड जैसे ही लगते हैं, तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि प्राचीन बिल्डर्स के पास मशीन्स थीं और इलेक्ट्रिसिटी भी? कथित रूप से उनके पास इलेक्ट्रिसिटी या पावर टूल्स नहीं थे। जाहिर है उनके पास डायमंड सॉज भी नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने जिस काम को अंजाम दिया है उसके लिए बारीकी के साथ साथ आधुनिक टूल्स की भी जरूरत थी। तो फिर उन्हें ये औजार कहां से मिले होंगे? उनके पास ये एडवांस्ड मशीनिंग टूल्स कहां से आए जो आधुनिक काल में हमने भी हाल ही में बनाए हैं? इसका एक सीधा जवाब हो सकता है कि उन्हें ये मिले थे एंशिएंट एलियंस से। माल्टा मेडिटेरेनियन सी के बीचों बीच बसा एक छोटा सा द्वीपीय देश जो इटली के दक्षिण में मौजूद है। बुद्धिजीवी मानते हैं कि यहां आने वाले पहले इंसान नजदीकी आइलैंड सिसिली से ईसा पूर्व सन 5200 में आए थे। आज गोजो के मल्टीज आइलैंड के इन स्टोन स्ट्रक्चर्स को आर्कियोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में मौजूद प्राचीन बिल्डर्स की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक मानते हैं। माल्टा और गोजो में बने टेम्पल्स इजिप्ट के पिरामिड से 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये दुनिया के सबसे पहले मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स हैं। इन मंदिरों में दिखने वाली इंजीनियरिंग देखकर हम दंग रह जाते हैं। जगह घेरने वाली दीवारें, पक्के रास्ते जिनके ऊपर कभी छत हुआ करती थी, ये इतने लंबे वक्त से पृथ्वी पर मौजूद हैं और किसी भी दूसरी चीज से निश्चित तौर पर कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। इन्हें धातु के औजारों या पहिए के आविष्कार से पहले बनाया गया था। जानकार इतने बड़े पैमाने पर हुए कंस्ट्रक्शन और वर्टिकली खड़े किए गए इन विशाल काय पत्थरों को देखकर हैरान हैं। हर एक का वजन 20 टन से भी ज्यादा है। हम खुद भी कुछ सालों पहले ही ऐसे उपकरण विकसित कर पाए हैं जो इतने सटीक हैं कि उनकी मदद से आज हम उन प्राचीन सभ्यताओं की तारीफ कर सकते हैं जिन्होंने ऑप्टिकल एक्यूरेसी के साथ इन पत्थरों को तराशा था।
ऐसी ऑप्टिकल एक्यूरेसी जो मौजूदा दौर से भी कहीं आगे है, तो जरूर उनके पास किसी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी। लेकिन अगर माल्टा के प्राचीन बिल्डर्स ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था तो ये उनके पास कहां से आई थी? शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका जवाब माल्टा के कई रहस्यों में दबा हुआ है, जिनमें तथाकथित कार्ट रट्स भी शामिल है जो पूरे माल्टा में देखे जा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कार्ट रट्स प्राचीन काल में रेलवे का काम करते होंगे। ये रेलवे भारी भरकम मशीनों को लाता ले जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आज हम माइनिंग ऑपरेशंस में देखते हैं, या फिर जैसे रॉकेट्स को लॉन्च पैड पर रखकर छोड़ा जाता है। माल्टा पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के निशान जमीन में नीचे भी पाए गए हैं। सन 1902 में जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यहां बनने वाले घरों की नींव डाल रहे थे तो अचानक ही उन्हें वहां एक रहस्यमयी भूमिगत सेंचुरी दिखाई दी जो करीब ईसा पूर्व सन 2500 में बनी थी। इसे हाइपोजियम नाम दिया गया। इस भूमिगत ढांचे की गहराई में 3 लेवल थे जिन्हें ठोस पत्थरों को काटकर बनाया गया था। ऐसा अनुमान है कि उन्होंने इस जमीन के नीचे बने इन चेम्बर्स में से 2000 टन से ज्यादा पत्थरों को निकाला होगा ताकि ऊपर जमीन पर बने टेम्पल्स की खाली जगह हूबहू नीचे भी तैयार की जा सके। शायद हाइपोजियम से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में इसकी ध्वनि पैदा करने वाली वो विशेषताएं भी हैं जो इस ओरेकल रूम यानी आकाशवाणी भवन में मौजूद हैं। इसके अंदर ध्वनि पैदा करने की क्षमता होना एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है, क्योंकि होता क्या है, देखिए, अगर कोई इंसान इस ओरेकल रूम में कुछ बोलता है तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में उसकी आवाज सुनाई देती है। एंशिएंट इस बेमिसाल साउंड का इस्तेमाल खुद को एक गहरी समाधि में लीन करने के लिए करते थे ताकि वो इंसानी चेतना के उच्च स्तर तक पहुंच सके। वो अपने अंदर इतनी गहराई में उतरना चाहते थे जिससे वो खुद को परलौकिक ऊर्जा से जोड़ सकें। क्या ये संभव है कि ओरेकल रूम का इस्तेमाल एंशिएंट गॉड्स या शायद दिव्य पूर्वजों से बातचीत के लिए होता था? क्या ध्वनि से संबंधित ये तरक्की इशारा करती है कि शुरुआती माल्टीज निवासियों ने सोनिक मैनिपुलेशन के विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी, जिसका मतलब है ठोस चीजों को भी ध्वनि तरंगों के जरिए बदल देना? सबसे जरूरी बात जो मुझे महसूस हुई वो ये थी कि वो ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे फ्रैक्टल नॉन लीनियर रेजोनेंस कहते हैं, और मटेरियल साइंस में अब हम इन नए नतीजों पर पहुंच रहे हैं कि नॉन लीनियर रेजोनेंस से हम चीजों में बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे साउंड वेव्स, माइक्रोवेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, ऐसे बदलाव जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर ओरेकल रूम का इस्तेमाल ध्वनि तरंगों की ताकत हासिल करने के लिए होता था, जैसा कि कई प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं, तो क्या यह संभव है कि प्राचीन बिल्डर्स ने सोनिक टेक्नोलॉजी की मदद से ही माल्टा के विशाल मंदिरों की रचना की? लगता है कि बिल्डर्स के पास सोनिक टेक्नोलॉजी की एडवांस्ड नॉलेज थी। दरअसल साउंड टेक्नोलॉजी से हर तरह के कामों को अंजाम दिया जा सकता है, जिनमें लेविटेशन या एंटी ग्रेविटी भी शामिल हैं। दुनिया भर में कई कहानियां और किस्से फैले हुए हैं कि भीमकाय ढांचे अस्तित्व में कैसे आए, जैसे आवाज की मदद से पत्थरों को उठाया गया होगा, उपकरणों का इस्तेमाल किया गया होगा, या धमाकों से या फिर रिंगिंग से, जिससे स्टोन्स इतने एलिवेट हो जाए कि उन्हें धकेला जा सके मानो उनमें बिल्कुल भी वजन ही ना हो। ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे लगता है कि माल्टा के बिल्डर्स के पास वो एडवांस्ड नॉलेज थी जिसकी खोज हम अब कर रहे हैं, और आपको लगेगा कि ये नॉलेज उन्हें एलियंस से मिला होगा। पत्थरों के विशाल काय ब्लॉक्स, नक्काशी की रहस्यमय तकनीकें और मैथमेटिकल प्रिसीशन जो आधुनिक युग की किसी भी मुमकिन चीज को टक्कर दे सकती है। दुनिया के सबसे लाजवाब प्राचीन स्ट्रक्चर्स को बनाने में
जिन टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, क्या वो सुदूर किसी गैलेक्सी से भेजे गए थे या फिर प्राचीन बिल्डर्स खुद ही एलियंस थे? इनका सही जवाब ढूंढने के लिए हमें सितारों की खाक छानने की जरूरत नहीं है। ये हमारी ही दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे जवाब जो इशारा करते हैं कि प्राचीन बिल्डर्स, जिन्होंने प्राचीन इतिहास को नई दिशा दी, वही भविष्य को भी नया रास्ता दिखाएंगे।